हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की 500 क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है और इस सीरीज के अंतर्गत हमारे 235 क्वेश्चन हो गए थे। आज 236वां क्वेश्चन है। अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो उसको ज्वाइन करना आप बिल्कुल भी ना भूले भी। और जो आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है वो मैंने आपके लिए बना दी है, तो चैनल पर जाके विजिट करें, आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। हिंदी का पहला कविता संग्रह किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को, बीजक को, पद्मावत को या रामचरितमानस को? तो हिंदी का पहला कविता संग्रह भी पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। और पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्र बरदाई जी की रचना है और ये वीर गाथा से जुड़ा हुआ ग्रंथ है भाई। और इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखना आपको। बीजक जो है ये कबीरदास की वाणी का संकलन है और भक्ति काल की ये कविता रहेगी। ठीक है। पद्मावत जो है, ठीक है, ये सूफी प्रेमाख्यान काव्य का ग्रंथ है, भक्ति काल का है भी। रामचरित मानस, ठीक है, ये राम भक्ति महाकाव्य है और भक्ति काल से ही जुड़ा है। ठीक है। बीजक किसका बताया मैंने? कबीर का। पद्मावत किसका बताया? जायसी का। और रामचरितमानस तुलसीदास जी का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कविता का प्रयोजन किससे संबंधित है? जो कविता का प्रयोजन है ये किससे संबंधित होता है? व्याकरण से, साहित्य से, दर्शन से या काव्य शास्त्र से? भाई कविता का प्रयोजन काव्य शास्त्र से संबंधित होता है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। कविता का प्रयोजन यानी कविता क्यों लिखी जाती है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है। तो भाई उसका उद्देश्य क्या है? रसानुभूति करवाना कविता का, लोकमंगल, आनंद, शिक्षा, प्रेरणा आदि देना। ठीक है। तो काव्य शास्त्र से संबंधित रहेगी। डी आंसर अपना सही है। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो भरत मुनि ने, भामा ने, दंडी ने या आनंदवर्धन ने? तो भरत मुनि ने किया है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जिस बच्चे ने काव्य शास्त्र की क्लास नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है, चैनल पर आपको मिल जाएगी भाई। ठीक है। और जो भरत मुनि जी है, ठीक है, इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है? नाट्य शास्त्र है भाई। ठीक है, नाट्य शास्त्र है और इसी में इन्होंने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है। और भरत मुनि ने बताया है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की क्या है? निष्पत्ति होती है। ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, काव्य शास्त्र की क्लास में भी आपको बताया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो भामा है ये अलंकार सिद्धांत से संबंधित है। दंडी जो है ये काव्य गुण और रीति पक्ष से संबंधित है। आनंद वर्धन ध्वनि सिद्धांत से संबंधित है। आगे है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है, भामा है, दंडी है या आनंद वर्धन है? तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंद वर्धन माने जाते हैं। ठीक है। और इनका ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्या लोक। क्या है भाई? ध्वन्या लोक आनंद वर्धन जी का ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। भरत मुनि जी इनके बारे में तो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में ही बता चुकी हूँ। आगे है, हिंदी साहित्य में ध्वनि का महत्व किसने स्थापित किया है? हिंदी साहित्य में ध्वनि का महत्व किसने स्थापित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आनंद वर्धन ने या नामवर सिंह ने? तो हिंदी साहित्य में ध्वनि या व्यंजना के महत्व को स्थापित करने वाले प्रमुख आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने भी साहित्य को संस्कृति और लोक के व्यापक संदर्भ में समझते हुए संकेतात्मक, व्यंग्यार्थ और परंपरा बोध की भूमिका पर बल दिया है, यह आपको ध्यान रखना है। और आनंद वर्धन तो संस्कृत काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के क्या है? प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख आलोचक माने जाते हैं? जो नामवर सिंह है किस विधा के प्रमुख आलोचक माने जाते हैं? काव्य के, कथा के, नाटक के या आलोचना के? तो नामवर सिंह को भाई हिंदी साहित्य में,
ठीक है, आलोचना के आलोचक माने जाते हैं। ठीक है, आलोचना विधा के आलोचक माना जाता है भाई नामवर सिंह को, आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, और भाई उन्होंने विशेषकर कथा साहित्य, आधुनिक आधुनिकता, परंपरा, मार्क्सवादी आलोचना और साहित्य सिद्धांत पर प्रभावी विचार दिए हैं। ठीक है, नामवर सिंह कवि नाटककार के रूप में नहीं बल्कि आलोचना पद्धति और साहित्य विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए दूसरी परंपरा की खोज किसकी कृति है, तो किसकी कृति है दूसरी परंपरा की खोज? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या आगे की? तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की कृति रहेगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। आगे देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति किस पर आधारित है? तो भाई किस पर आधारित है रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना पद्धति? मनोवैज्ञानिक है, समाजशास्त्रीय है, ऐतिहासिक सामाजिक है या शैलीगत है? तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति ऐतिहासिक सामाजिक आधार पर विकसित हुई है। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य को उसके समय, समाज, संस्कृति और जनजीवन से जोड़कर देखा, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। आगे है, सिद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? सिद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति बतानी है। भक्ति है, योग और साधना है, श्रृंगार है और वीरता है? तो सिद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति योग और साधना है। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और योग और साधना के साथ साथ रहस्य और वैराग्य भी है भी। ठीक है, और जो सिद्ध है, इनकी वाणी में साधना पद, आत्मानुशासन, मन नियंत्रण और आध्यात्मिक अनुभवों की चर्चा हमें देखने को मिली है। ठीक है, और इसमें सामाजिक आडंबर और कर्म कांड का विरोध भी दिखाई देता हमें सिद्ध काव्य में। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। और जो भक्ति है, भक्ति काल में थी, श्रृंगार रीति काल में था, वीरता आदि काल में थी भाई। आगे है, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? तो कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? अवधि, ब्रज, सद्दुकड़ी या खड़ी बोली? तो कबीर की भाषा को भाई सद्दुकड़ी कहा जाता है। से आंसर अपना बिल्कुल सही है। और सद्दुकड़ी भाषा क्या है? यह है किसी एक शुद्ध बोली में नहीं बल्कि कई भाषाओं का मिश्रित रूप है। इसमें अवधि, ब्रज, भोजपुरी आदि के तत्व हमें देखने को मिलते हैं। और जो कबीर दास जी है, इनका उद्देश्य जनसाधारण तक संदेश पहुंचाना था, इसलिए उन्होंने सरल बोलचाल के निकट तीखी और प्रभावशाली भाषा अपनाई थी। ठीक है, और यही मिश्रित संत परंपरा वाली भाषा सद्दुकड़ी कहलाती है। सी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साखी किस छंद में लिखी जाती है? जो साखी है किस छंद में लिखी जाती है? तो देखते हैं किस छंद में लिखी जाती है साखी। दोहा में, चौपाई में, सोरठा में या छप्पे में? जो साखी है प्राय दोहा छंद में लिखी जाती है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और कबीर की साखियां जो है दो पंक्तियों में होती थी। कितने? दो पंक्तियों में होती थी। और उसमें नीति, सत्य, भक्ति और जीवन बोध का सार हमें देखने को मिलता है भाई। और जो भाई चौपाई है, ये चार पंक्तियों का छंद है। सोटा दोहा का ही एक रूप माना जाता है। और छप्पे वीर गाथा प्रस्तुति में हमें देखने को मिलता है। आगे है, सूरदास अंधे थे, यह मत किसका है? तो सूरदास अंधे थे, यह मत किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या मिश्र बंधु? तो सूरदास अंधे थे, यह मत रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। आगे है, तुलसीदास के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तुलसीदास जी के काव्य की प्रमुख विशेषता पूछिए क्या है? रहस्यवाद है, लोक मंगल है, यथार्थवाद है या प्रयोग धर्मिता है? तो वे तुलसीदास के काव्य की प्रमुख विशेषता लोक मंगल मानी जाती है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि तुलसीदास जी के साहित्य में केवल भक्ति नहीं बल्कि समाज कल्याण, नैतिकता, आदर्श जीवन, मर्यादा, धर्म और मान्य मूल्यों का भी व्यापक संदेश हमें देखने को मिलता है। जो तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, कौन सी? रामचरितमानस। इसने भाई जन भाषा में राम कथा के माध्यम से लोगों को जीवन दृष्टि दी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसी के काव्य को लोक कल्याण से जोड़कर देखा है। रहस्यवाद छायावाद की विशेषता है। प्रयोग धर्मिता, ठीक है, आधुनिक
प्रयोगवाद से संबंधित है, और यथार्थवाद प्रेमचंद्र से अधिक जुड़ा हुआ है भाई। आगे है, घनानंद किस रस के कवि माने जाते हैं? जो घनानंद है ये किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर, करुण, श्रृंगार या शांत? तो भाई घनानंद जो है ये श्रृंगार रस का अत्यंत भावुक और गहन कवि माना गया है। ध्यान रखना है, घनानंद जी के काव्य में हमें प्रेम, विरह, सौंदर्य और भाव तीव्रता का विशिष्ट रूप मिलता है। रीतिकाल में वैसे भी श्रृंगार रस प्रधान थे, और घनानंद क्या है, रीतिकालीन कवि है, ये ध्यान रखना है। लेकिन जो घनानंद जी है इनकी पहचान हमें विरह, श्रृंगार और भावुकता के कारण अलग बनाती है। जो वीर रस रामधारी सिंह दिनकर और वीर गाथा से जुड़ा हुआ है, करुण रस दुख वियोग से जुड़ा है, शांत रस वैराग्य से जुड़ता है। आगे है, रीति काल में काव्य नियमों को क्या कहा जाता है? रीति काल में जो काव्य नियम है इनको क्या कहा जाता है? मर्यादा, रीतियां, विधान या सूत्र? तो रीति काल में काव्य नियमों को भी रीतियां कहा जाता है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद है, निराला है, दिनकर है या पंत जी है? तो भाई राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और इस कविता में क्या है, राम के भीतर के संघर्ष, शक्ति की साधना और आत्म बल की खोज का प्रतीकात्मक चित्रण हमें देखने को मिला है राम की शक्ति पूजा में। ठीक है, और जो ये कविता है ये केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि मानव की आंतरिक शक्ति, संकल्प और साधना का संदेश हमें देती है। और जो निराला जी है इनकी भाषा कैसी थी? तेज, ओजपूर्ण और भाव गंभीर थे, ये ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद, ठीक है, कमायनी इनकी रचना है और ये छायावाद से जुड़े हुए थे। जो दिनकर जी हैं ये ओज और राष्ट्रीय काव्य के लिए प्रसिद्ध है। पंत जी प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है भाई। निराला किस युग के कवि थे? तो किसके? द्विवेदी युग के, छायावाद के, प्रगतिवाद के, नई कविता के? तो भाई जो निराला है ये छायावाद के 4 स्तंभों में आते हैं। ठीक है, प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला, ये ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के 4 स्तंभों में गिने जाते हैं। ठीक है, और जो छायावाद है, ठीक है, छायावाद में क्या थी? आत्मानुभूति, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद और भाव गहराई प्रमुख थी वे छायावाद में। जो निराला जी है, ठीक है, इनकी कविताओं में यह सबसे अधिक हमें देखने को मिला है। साथ ही उनमें विद्रोह, स्वर और सामाजिक चेतना भी दिखाई देती है निराला जी में। निराला जी ने छायावाद को व्यापक बनाया और भाषा शैली क्या है? प्रयोग की भी। द्विवेदी युग अधिक सुधारवादी, नीतिपरक रहा है। प्रगतिवाद सामाजिक संघर्ष केंद्रित है, और नई कविता बाद की धारा, इनकी बाद की धारा कौन सी है? नई कविता है। ठीक है, और भी मैं आपको इस क्लास के साथ साथ थ्योरी क्लास से भी करवाने लग रही हूँ, तो प्लीज आप उन क्लासों को भी जरूर से जरूर देखें, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा भाई उन क्लासों से भी। आगे है, अंधेरे में कविता किसकी है? जो अंधेरे में कविता है किसकी है भाई? अज्ञे की है, मुक्तिबोध की, केदारनाथ सिंह की है या दिनकर की? तो भाई अज्ञे में कविता मुक्तिबोध की रहेगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और इस कविता में क्या है भाई? व्यक्ति और समाज के अंतर्द्वंद, आत्म खोज, नैतिक संकट और राजनीतिक सामाजिक चेतना को गहराई से व्यक्त करती हुई नजर आती है हमें अंधेरे में कविता। और इस कविता में क्या है? इसमें भाई प्रतीक, बिंब और जटिल संरचना के माध्यम से सच की तलाश का संघर्ष उभरता है। ध्यान रखना है, अज्ञे जी क्या है? प्रयोगवादी, नई कविता से जुड़े हुए हैं। केदारनाथ सिंह क्या है भाई? प्रगतिवादी कवि हैं। दिनकर जी भाई ओज धारा के कवि हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है भाई, समकालीन कविता का प्रमुख स्वर क्या है? जो समकालीन कविता इसका प्रमुख स्वर क्या है? भक्ति है, प्रकृति है, सामाजिक राजनीतिक चेतना या श्रृंगार है? तो समकालीन कविता में प्रमुख स्वर सामाजिक राजनीतिक चेतना है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। इसमें व्यवस्था, शोषण, असमानता,
रीति, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, पर्यावरण, युद्ध शांति, बेरोजगारी, उपभोक्तावाद और लोकतंत्र जैसी चिंताएं प्रमुख विषय बनती थी भाई कविता का, किसमें, समकालीन कविता में। और यह कविता अक्सर सीधे यथार्थ से जुड़ी होती है और आम आदमी की आवाज बनने का प्रयास करती है। ध्यान रखना है, भक्ति काल का स्वर है, प्रकृति छायावाद में अधिक थी भाई, और श्रृंगार रीतिकाल में हमें देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास किसका है? तो राग दरबारी उपन्यास किसका है? यशपाल का, श्रीलाल शुक्ल का, रेणु जी का है, जनेन्द्र जी का है। तो राग दरबारी जो उपन्यास है ये श्रीलाल शुक्ल जी का रहेगा और ये प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक उपन्यास है राग दरबारी। ठीक है, और इसमें जो ग्रामीण राजनीति है, भ्रष्टाचार है, सत्ता की चालें है, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक ढोंग का तीखा चित्रण हमें देखने को मिलता है। और जो राग दरबारी उपन्यास है इसमें हास्य व्यंग्य के माध्यम से, ठीक है, हास्य व्यंग्य के माध्यम से समाज की वास्तविकता को उजागर किया है भी श्रीलाल शुक्ल जी ने। और जो उपन्यास है इसको आधुनिक हिंदी उपन्यासों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो यशपाल जी है इनका उपन्यास कौन सा है? झूठा सच है। रेणु जी का मैला आंचल, और जनेन्द्र जी जो है ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में गिने जाते हैं। इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, सुनीता परख काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई इनके। मैला आंचल के क्षेत्र का क्या नाम है? तो अवध है, मिथिला है, आंचल है या मगध है? तो भाई जो मैला आंचल है इसके क्षेत्र का नाम मिथिला है। ठीक है, बिहार का आंचलिक क्षेत्र है मिथिला, ठीक है, मिथिला माना जाता है। ठीक है, जो रेणु जी है इन इन्होंने इस उपन्यास में मिथिला, उत्तर बिहार के ग्रामीण जीवन, बोली, संस्कृति, लोक विश्वास, राजनीति और स्वास्थ्य व्यवस्था का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। आंचल कोई विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का नाम नहीं है बल्कि विधा क्षेत्रीयता का संकेत है। अवध उत्तर प्रदेश से संबंधित है, मगध दक्षिण बिहार से संबंधित है। भाई इसके लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी रहेंगे। उसने कहा था कहानी किसकी है? तो किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, मोहन राकेश की है या आगे की है? तो उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध और ऐतिहासिक कहानी मानी जाती है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पेपर में पूछी जाती है। और इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। उसने कहा जो कहानी है ये क्या है? इसमें कहानी प्रेम है, त्याग है और भावनात्मक गहराई के लिए प्रसिद्ध है ये कहानी, और इसे हिंदी कहानी की परंपरा की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है। उसने कहा कहानी को, और कहानी में भावुकता के साथ साथ कथानक की कसावट, चरित्र चित्रण, भावार्थ और प्रभावशाली अंत हमें देखने को मिलता है। जो प्रेमचंद्र है ये यथार्थवादी कथा के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। मोहन राकेश जो है ये नई कहानी नाटक, जो नई कहानियों से जुड़े हुए हैं और नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं। अज्ञे जी के रूप में इन्हें जाना जाता है, यानी प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी हैं। आगे क्वेश्चन है भाई, नई कहानी का प्रमुख विषय क्या है? जो नई कहानी है इसका प्रमुख विषय क्या था? ऐतिहासिक घटनाएं, ग्रामीण जीवन, मध्यवर्गीय जीवन या पौराणिक कथा? तो मध्यवर्गीय जीवन नई कहानी का प्रमुख विषय रहा है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, नई कहानी आंदोलन का प्रमुख विषय क्या है? मध्यवर्गीय जीवन की समस्या और आधुनिक मनुष्य की मानसिक स्थिति है। इसमें क्या है? रिश्तों की टूटन, अकेलापन, तनाव, नौकरी, शहर की चुनौतियां, नैतिक द्वंद और आधुनिक संवेदना का यथार्थ चित्रण हमें देखने को मिलता है। ऐतिहासिक और पौराणिक विषय नई कहानी का केंद्र नहीं है, और ग्रामीण जीवन का व्यापक चित्रण हमें प्रेमचंद्र और रेणु जी के उपन्यासों और कहानियों में देखने को मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। नई कहानी में कथ्य छोटा पर तीव्र प्रभाव वाला है और पात्र अधिक आधुनिक व्यक्ति के प्रतिनिधि बनते हैं। ठीक है, ये नई कहानी की विशेषता थी, और आपको हर एक जो काल है, ठीक है, उसकी विशेषता ध्यान रखनी है।
अंधा युग किसने लिखा है? जो अंधा युग है किसने लिखा? मोहन राकेश ने, धर्मवीर भारती ने, जयशंकर प्रसाद ने या भारतेंदु जी ने? तो अंधा युग धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध काव्य नाटक है। ठीक है। और जो अंधा युग है ये महाभारत युद्ध के अंतिम दिन की पृष्ठभूमि में नैतिक पतन, सत्ता लालसा, हिंसा और मानव त्रासदी को प्रतीकात्मक ढंग से दिखाता है। इसे जो अंधा युग नाटक है इसको आधुनिक हिंदी रंगमंच में विचार प्रधान और प्रतीकात्मक नाटक के रूप में बहुत महत्व मिला है भाई। मोहन राकेश जो है, ठीक है, इनका नाटक है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण नाटक है इनके। जो जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे ध्रुव स्वामिनी हो गया, ठीक, चंद्रगुप्त, ठीक है, इनके महत्वपूर्ण नाटक है। भारतेंदु जी भी प्रारंभिक आधुनिक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। और भारतेंदु जी का एक नाटक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझको बताना है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी रंगमंच को नई दिशा किसने दी है? ठीक है, आधुनिक हिंदी रंगमंच को नई दिशा किसने दी है? तो किसने दी है? जयशंकर प्रसाद ने, भारतेंदु ने, मोहन राकेश ने या प्रेमचंद्र जी ने? तो आधुनिक हिंदी रंगमंच को नई दिशा मोहन राकेश ने दी है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। इन्होंने आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे जैसे नाटकों से मंच पर आधुनिक जीवन के तनाव, मध्य वर्गीय संकट, संबंधों की जटिलता और मनोवैज्ञानिक यथार्थ को स्थापित किया है। मोहन राकेश के नाटक संवाद प्रधान, मन सक्षम और आधुनिक संवेदना से भरपूर है। जो जयशंकर प्रसाद हैं, इन्होंने भी नाटकों को साहित्यिक ऊंचाई दी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकों की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी मारवाड़ी किस उपभाषा में आती है? जो मारवाड़ी है किस उपभाषा में आती है? तो किस उपभाषा में आएगी? पश्चिमी हिंदी में, पूर्वी हिंदी में, बिहारी में या राजस्थानी में? तो जो मारवाड़ी है ये राजस्थानी भाषा समूह की प्रमुख बोलियों में से एक है और इसका मुख्य क्षेत्र राजस्थान का मारवाड़ माना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और ये हिंदी की पूर्वी पश्चिमी उपभाषा नहीं बल्कि राजस्थानी समूह के अंतर्गत ही आती है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे है, कुमाऊनी किस राज्य की बोली है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो कुमाऊनी है ये उत्तराखंड की बोली है भाई। और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र जैसे नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि में बोली जाती है और ये प्रमुख बोली है वहां की। आगे है, लड़का लड़कियों से बात करता है। क्या भाई? लड़का जो है लड़कियों से बात करता है। इस जो से है ये से कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? लड़का जो है लड़कियों से बात करता है। करता है, कर्म है, करण है या अपादान है? ठीक है, ये जो कारक है, ठीक है, ये जो विभक्तियां है इनसे ये पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक रहेगा? तो भाई इसमें बात करता है तो भाई हम से को अपादान से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो अपादान है, जहां इसमें अपादान में भी से द्वारा संबंध, अलगाव, स्तोत्र का बोध हमें देखने को मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डी आंसर इसलिए अपना बिल्कुल सही है। आगे है, खेलना चाहिए यह कौन सा भाव है? खेलना चाहिए कौन सा भाव है? अज्ञार्थ है, इच्छार्थ है, विधि लिंग है या संकेतार्थ है? तो भाई खेलना चाहिए ये क्या है? विधि लिंग में आएगा। खेलना चाहिए में क्या है? अनिवार्यता है। ठीक है, सलाह का भाव है। इसमें व्याकरण में विधि लिंग कहा जाता है। विधि लिंग में आदेश जैसा कठोर शब्द नहीं है, बल्कि करना चाहिए, करना चाहिए था जैसी सलाह विधान का संकेत होता है। अज्ञात में खेलो होता है। इच्छार्थ में काश खेलूं या चाहता हूं जैसा भाव आता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, मुख चंद्रमा है, इसमें कौन सा अलंकार रहेगा? तो मैंने शायद कल की क्लास में भी आपको बताया था। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है। तो इसमें भी रूपक अलंकार रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उत्प्रेक्षा में मानो, जानो, जनो, ठीक है, द्वारा कल्पना आधारित संभावना होती है। अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है भाई। ठीक है, और उपमा में किसी की तुलना होती है। और बार बार शब्द प्रयोग से कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है, यमक है, पुनरुक्ति प्रकाश है या सलेश है? तो भाई बार बार जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहेगा।
सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आगे है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, रति है, उत्साह है, भय है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति रहेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है, रति या प्रेम भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शोक करुण रस का स्थायी भाव है, उत्साह वीर रस का, भय भयानक रस का स्थायी भाव रहेगा। आगे है वह गदा है, यानी मूर्ख अर्थ है इसका, कौन सी शक्ति है? तो अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, संकेत है। तो भाई ये लक्षणा शब्द शक्ति रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने कई बार आपको बताई है। अगला क्वेश्चन है आंखें दिखाने का अर्थ है। आंखें दिखाना, इसका क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? प्रेम करना, डराना, सम्मान देना या सहायता करना। तो भाई आंखें दिखाना का अर्थ है डराना, धमकाना या क्रोध दिखाकर चेतावनी देना। ठीक है, तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और अपनी क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन है 70वां। 35 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। जहां चाहा वहां रहा क्या है? तो क्या है ये? मुहावरा है, लोकोक्ति है, विशेषण है या पदबंध है? जहां चाहा वहां रहा, यह क्या है? एक लोकोक्ति या कहावत है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, तो उसको भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।